Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMT CAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss chemical bonding. तो chemical bonding का हमारा आज पहला लेक्चर है. chemical bonding में सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ उनकी बात कर लेंगे और फिर आगे की तरफ चलते हुए मज़ीद चीज़ों पर भी नज़र डालेंगे. केमिकल बॉन्डिंग में फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सबसे पहले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है एटॉमिक साइज़. इसी तरीके से बात होगी आयोनिक रेडियस की, कोवेलेंट रेडियस की, और साथ हम कोशिश करेंगे कि आखिर में जो बॉन्ड लेंथ है उसका आइडिया भी यहाँ पर मिलाकर पढ़ लें. तो चार चीज़ें हो गई. यहाँ पर एक है एटॉमिक साइज़, इसे ही एटॉमिक रेडियस कहते हैं. Atomic size या atomic radius is the distance between the nucleus of an atom and the outermost shell. ये जो फासला मैं आपके सामने लिख कर दिखा रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस, इसे आप कहते हैं एटॉमिक साइज़. एटॉमिक साइज़, ये डिस्टेंस जिसकी बात की जा रही है, ये अफेक्ट हो सकता है बाय नेबरिंग एटम्स. इट इज़ अफेक्टेड बाय नंबर 1 नेबरिंग एटम्स. अगर इसके इर्द गिर्द कोई और एटम होंगे तो वो इसका जो साइज़ है उस पर असर डालेंगे, तो एटॉमिक साइज़ जो है ना वो नेबरिंग एटम से अफेक्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है. इसीलिए जो एक्चुअल एटॉमिक साइज़ है उसे नापना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है. साथ साथ इट इज़ अफेक्टेड बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि वो वेव लाइक मोशन करता है, तो उसका न्यूक्लियस से फासला हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता. और जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, उसमें हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक वेव लाइक मोशन भी कर रहा है, सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है. उस वजह से भी एटॉमिक साइज़ पर असर डलता है. और जो एटॉमिक साइज़ हम नापते हैं वो जो है ना अप्रॉक्सीमेशन होती है किसी एटम के साइज़ की. एटम साइज़ जो है एटॉमिक साइज़. इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम कंसिडर करते हैं वो होती है आयोनिक साइज़ या आयोनिक रेडियस कह देते हैं. आयोनिक रेडियस होता है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आयन. यानी कि यही वाली चीज़ एटॉमिक रेडियस के तरीके से ही, बट फॉर आयन. सही है जनाब. डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस आयन. तो उसे आप क्या कह देंगे? ये आयोनिक रेडियस होता है. आयोनिक रेडियस की बात की जाए तो आयंस दो तरह के होते हैं, एक कैटाइन होते हैं, एक एनाइन होते हैं. यूजुअली इन प्रिंसिपल अगर बात की जाए, इन प्रिंसिपल बात करें तो जो पेरेंट एटम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम है, मैं साथ मेंशन भी कर देता हूँ. पेरेंट एटम है सोडियम, तो उसका साइज़ उससे बनने वाले कैटाइन से बड़ा होता है. लाइक सोडियम का साइज़ सोडियम आयन से बड़ा होगा. ठीक है जनाब. और इसके मुकाबले में दूसरी तरफ जो नेगेटिव आयन होते हैं, जिन्हें आप एनाइन भी कहते हैं, उनका साइज़ पेरेंट एटम से बड़ा होता है. अच्छा, यहाँ पर हम मिसाल कोट कर रहे हैं कि फ्लोराइड आयन फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्लोरीन से बड़ा होता है, और इसी तरीके से सोडियम जो है वो सोडियम आयन से बड़ा होता है. जो कैटाइन है उसका साइज़ कम होने की मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं, और उनमें से कुछ रीज़न यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. एक तो रीज़न ये हो सकता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस आ जाता है, यानी कि प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस के अलावा न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रिलेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से खींचते हैं, तो आप कहते हैं कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गई है. रिलेटिवली ज़्यादा हो गए प्रोटॉन का मतलब कि अगर पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे तो बाद में 11 प्रोटॉन तो वही हैं
इलेक्ट्रॉन 10 रह गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गई है। कई दफ़ा जैसा कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी जब कैटाइन बनता है तो वैलेंस शेल लॉस्ट हो जाता है, ये भी एक वजह हो सकती है पेरेंट एटम का साइज़ कैटाइन से बड़ा होने के। दूसरी तरफ अगर नेगेटिव आयन की बात की जाए कि नेगेटिव आयन के हालात क्या हैं, तो वहाँ पर हमें नोट करना चाहिए कि जब नेगेटिव आयन बनता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस तो यहाँ भी आता है, साथ साथ यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं बढ़ती बल्कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने से भी जो साइज़ ऑफ एटम है वो बढ़ जाता है। तो ये बातें हो गई नेगेटिव आयन के पेरेंट एटम से बड़ा होने की कुछ वजूहात। आयनिक रेडियस के बाद तीसरा रेडियस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कोई फ़िलहाल जो है उनके ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि ये सारे समवट सिमिलर ट्रेंड शो करते हैं, तो हम ट्रेंड्स को एक ही बारी देख लेंगे। तमाम रेडियाई, तमाम लेंथ्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में सेम ट्रेंड शो करती हैं और तमाम एनर्जीज़ जो हैं वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेंड शो करती हैं। अच्छा, तीसरी जो रेडियस की बात हो रही है उसे हम नाम देंगे कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस को ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये एक एटम है और दूसरा एटम आ गया, जस्ट इमेजिन यहाँ पे ये मिले हुए हैं और एक दोनों के ये न्यूक्लियाई हैं। इन न्यूक्लियाई के दरमियान में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये रहा। और इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की हाफ वैल्यू मैंने कर दी, हाफ वैल्यू मैंने कर दी, सही है जी। हाफ of the distance between the nuclei of two atoms bonded by a single covalent bond. हाफ देख लें, ये हाफ हो गई of the distance, ये वाला distance between the nuclei, ये न्यूक्लियस हैं 1 और 2 of two bonded atoms, ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम्स है, bonded by a single covalent bond, इसको वो single covalent bond अपनी डेफिनेशन में कह रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस आमतौर पर एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है कोवेलेंट बॉन्ड की वो होती है 75.4 पिकोमीटर, और इसको अगर हाफ कर लें आप तो फिर आ जाता है कोवेलेंट रेडियस, और वो आ जाता है 37.7 पिकोमीटर। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस है 37.7, दूसरे हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस है 37.7, दोनों को मिला देंगे तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। यानी कि 2 इंटू कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, ऐसे हो सकता है यूजुअली, या फिर हम कह सकते हैं कि जना ये एक जनरल ट्रेंड है कि ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक हो गई जी बात, तो ये आपने नोट कर लेना है। ये हो गई बात कोवेलेंट रेडियस की। अच्छा, कोवेलेंट रेडियस के साथ ना एक और बात भी मैं लाजमी यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, और वो है बॉन्ड लेंथ की। चारों बातें इकट्ठी क्यों करना चाह रहा हूँ? क्योंकि सारों में लेंस का, पिकोमीटर का, नैनोमीटर का, साइज़ का जो है वो डिस्कशन हो रहा है, तो ये सारी ना समवट सिमिलर ट्रेंड शो करते हैं। तो चौथा जो हमारा तस्करा है वो है बॉन्ड लेंथ का। अच्छा, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियाई। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, मैं इसे यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड। सही है जनाब। दो एटम्स जो हैं जो आपस में एक बॉन्ड के ज़रिए, कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए प्रेफरेबली जुड़े हुए हैं, तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान में जो फासला है ना, उसे आप कह देते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ जो है दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसे आप बॉन्ड लेंथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, डबल से जुड़ सकते हैं, ट्रिपल से जुड़ सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। तो उन सब के लिए आप वर्ड बॉन्ड लेंथ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो बॉन्ड लेंथ होती है ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। बॉन्ड लेंथ का मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ रिलेशन क्या है वो हम एक ही लाइन में बता रहे हैं, आप इन्हें लाजमी तौर पर नोट कर लें। बॉन्ड लेंथ
सबसे पहले डिपेंड कर रही है एटॉमिक साइज़ पर। जिन एटम से मिलकर बन रहा है बॉन्ड उसके साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे साइज़ ऑफ एटम बढ़ेगा बॉन्डेड एटम्स, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। एटॉमिक साइज़ के अलावा बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर रही है एस कैरेक्टर पर। एस कैरेक्टर पर डिपेंडेंस इस तरह है कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं अगर वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बने हैं तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर पाया जाता है कैरेक्टर एस और पी का। इस आइडिया को ज़रा मज़ीद समझते हैं ताकि बेहतर तौर पर हम अंदाज़ा लगा सकें। ये देखें ज़रा कि अगर आपके पास मौजूद है एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनके अंदर एक s और 3 p, यानी कि s कैरेक्टर हो जाएगा, एक s है, टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, ये आ जाएगा 25%। sp2 में एक s है, टोटल 3 हैं, यहाँ पर आ जाएगा 33%। sp में एक s है, टोटल 2 हैं, यहाँ पर आ जाएगा 50%। तो sp जो है उसके अंदर s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। इसे इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। इसी रिलेशन को मैं दूसरी तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p कैरेक्टर के। जैसे जैसे p कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है। ठीक है जी बात। इसी तरीके से बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है इन्वर्सली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। अगर बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, बॉन्ड पोलर होंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, और अगर वो नॉन पोलर हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी नहीं होगी, वो जितनी है उतनी ही रहेगी, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी लाइक रहेगी। लेकिन अगर बॉन्ड पोलर हो जाएंगे तो फिर बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी हो जाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ठीक है जनाब, क्योंकि बॉन्ड जो है ना, जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है तो फिर बॉन्ड लेंथ जितनी एक्सपेक्ट होती है न्यूक्लियस उससे ज़्यादा करीब आ जाते हैं और बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने पढ़ी ये डील कर रही है रेडियाई को, बॉन्ड लेंथ्स को। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इनके जनरली ट्रेंड क्या हैं और ट्रेंड जो हैं उनके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या पता लग सकती है। टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप की बात हो रही है। इन ए ग्रुप ये सब के सब इंक्रीज करते हैं। ये सब के सब से मेरी मुराद है एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस और बॉन्ड लेंथ। टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ये सब वैल्यूज़ इंक्रीज करती हैं। अल्कली मेटल्स के लिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, हेलोजेंस के लिए, सब के लिए ये वैल्यूज़ डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करती हैं। और अगर लेफ़्ट टू राइट जाएं इन ए पीरियड तो इन ए पीरियड ये सब की सब डिक्रीज़ करती हैं। अभी इस आइडिया को हम देखेंगे कुछ सवालों की मदद से भी। तो लेफ़्ट टू राइट ये डिक्रीज़ करती हैं और टॉप टू बॉटम ये सब के सब इंक्रीज़ करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, अब बात आ जाए कि अगर हम इंडिविजुअली डील करते हैं एटॉमिक साइज़ को और आयनिक साइज़ को, तो उसमें हमें कुछ इंडिविजुअल चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल एटॉमिक साइज़ की अगर बात की जाए तो एटॉमिक साइज़ जो है इस पर फैक्टर्स असरअंदाज हो सकते हैं कुछ। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं देख लेते हैं। एटॉमिक साइज़ असर जो है ना, एटॉमिक साइज़ डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पर, शील्डिंग इफेक्ट पर और न्यूक्लियर चार्ज पर। ठीक हो गई जी बात। एटॉमिक साइज़ शेल्स पर डिपेंड करता है, शील्डिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर बात की जाए एटॉमिक साइज़ के हवाले से तो शेल्स के बढ़ने से एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से बात की जाए तो न्यूक्लियर चार्ज के अंदर याद रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ़ और सिर्फ इन पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, इन पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियड। अगर न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियड बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज़ कम हो जाएगा। सही है जी। इसके लिए एक और अच्छी टर्म है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
तो हम फिलहाल न्यूक्लियर चार्ज वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतनी कॉमन प्रैक्टिस टर्म नहीं है हमारे लेवल पर। तो फिलहाल हमने क्या कहा कि एटॉमिक साइज शेल्स के बढ़ने से बढ़ता है, तो हम कहेंगे कि ग्रुप में अगर आपको ये सवाल आ जाता है कि ग्रुप में एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ रहा है, आप कहेंगे शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में असर नहीं डालता। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे हालांकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ा, चार्ज तो बढ़ रहा है न्यूक्लियस पे लेकिन उसका इफेक्ट पहुंच नहीं पा रहा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि दरमियान में शेल्स काफ़ी हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी है। अब आ जाते हैं पीरियड में क्या हो रहा है। पीरियड में शेल्स सेम रहते हैं, याद रखना है, जिसको नहीं भी पता, पर्टिकुलरली जो हमारे ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं उन्हें ये मसला रहता है कि वो उन चीज़ों को उस तरह उन्होंने याद नहीं किया होता, तो याद रख लें कि पीरियड के अंदर शेल्स सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। साबित कर लेते हैं इसे। हम कहते हैं कि हमारे पास है से लिथियम एटॉमिक नंबर 3, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और नियॉन एटॉमिक नंबर 10। एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन्स की तादाद। तो प्रोटॉन्स की तादाद आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है, तो प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा साइज़, यानी कि साइज़ कम होता जाएगा, जैसा कि मैंने वाज़े किया। इसी तरीके से आयनिक रेडियस के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें हमें देखनी ज़रूरी हैं। आयनिक रेडियस के बारे में ग्रुप के अंदर तो बिल्कुल इसका सीधा सा काम है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम इससे इंक्रीज़ होना है। पीरियड के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है, और पीरियड के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आयनिक रेडियस नापते हैं दो चीज़ों का, और दोनों यानी कि कैटाइंस का भी नापते हैं, एनाइंस का भी नापते हैं। एनाइंस को यूजुअली एनाइन से कंपेयर करते हैं, कैटाइंस को यूजुअली कैटाइन से कंपेयर करते हैं, और उससे हमें नतीजा ये मिलता है कि for isoelectronic species के लिए लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में आयोनिक रेडियस डिक्रीज करेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक से मेरी मुराद है सेम इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज़। मिसाल देख लेते हैं, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4 सब एक ही पीरियड में हैं। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, हर एक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। सोडियम ने 10 रह गए, मैग्नीशियम ने 2, 10 रह गए, एल्यूमिनियम ने 3, 10 रह गए, सिलिकॉन ने 4, 10 रह गए। सब के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं, सब एक पीरियड में हैं, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो लेफ़्ट टू राइट साइज़ कम हो रहा होगा। कैटाइंस को कैटाइन से कंपेयर कर लिया, लाइन लगा लेते हैं। अब आ जाते हैं एनाइंस को एनाइन से कंपेयर करते हैं इसी पीरियड में। अगले एलिमेंट आ रहे हैं फॉस्फोरस -3 एटॉमिक नंबर 15, सल्फर -2 एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन -1 एटॉमिक नंबर 17, आर्गॉन 18, आर्गॉन पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, ये सब की सब बिना इसी तरीके से पहले के तरीके से दीज आर आल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन की हैं, 18, 16 + 2 18, 17 + 18 और यहाँ पर भी 18 हैं। तो क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, आयोनिक से रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी आयोनिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये भी हमने नोट कर लिया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए लेफ़्ट टू राइट जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज़ करता है। ठीक हो गई जी बात। तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे पास होनी चाहिए थी, और इसकी वजह भी यहाँ पर भी देख लें कि अगर मैं बात करता हूँ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस जो हैं उनके अंदर साइज़ डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है जनाब। और जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे आप, वहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी उसी तरह बढ़ती जाएगी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस बढ़ता जाएगा, और लेफ़्ट टू राइट पर साइज़ न्यूक्लियस जो है ना रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को ग्रेटर पुल से खींचता रहेगा। सही हो गया जी मामला। चलें फिर इसी आइडिया को बुनियाद बनाकर कुछ सवाल देख लेते हैं, और पहला सवाल जो हम यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं वो ये है कि द बॉन्ड विद
शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, सबसे छोटा बॉन्ड आपके ख्याल में इन सब में कौन सा होगा? आसान से मुश्किल की तरफ हम सवालों में जा रहे हैं और पहला सवाल हमारे पास ये आ गया कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, चार्ली ऑप्शन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डेल्टा ऑप्शन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा, अब पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि इन सब में क्या क्या हालात हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हमारा जवाब बन सकते हैं। पहले तो ये आ गया कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ जाती है, सही है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है जब डबल बॉन्ड आता है। आप इसे फर्दर एलेबोरेट इस तरह भी कर सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स पे भी डिपेंड करती है, जितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ से और इसी आइडिया को, ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाला है, थोड़ा मतलब अप्लाई करना पड़ता है, तो हमने उसे सिंपल भी लिख दिया कि अगर दो एटम्स के दरमियान नंबर ऑफ़ बॉन्ड ही ज़्यादा होंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अब एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है और दो डबल बॉन्ड है, तो सिंगल और डबल बॉन्ड के मुकाबले में कौन सा सही होता है? डेफिनेटली कि डबल बॉन्ड जो है वो छोटे होंगे। अब दो डबल बॉन्ड हैं, एक कार्बन कार्बन, एक कार्बन ऑक्सीजन। अब क्या चीज़ देखनी है? अब देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे काम आ सकता है। हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं है। तो फिर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो रिलेटिवली छोटा हो सकता है। ठीक है जनाब, कार्बन और ऑक्सीजन सेम ग्रुप में हैं तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होने की वजह से छोटा होगा। और तो साथ साथ आप जो है एटॉमिक रेडियस के हिसाब से देखें तब भी आपको पता लगेगा कि ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होता है, इसलिए उससे बनने वाला बॉन्ड भी छोटा होगा। तो मल्टीपल वेज से आप ये बात साबित कर सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो छोटा होगा। अच्छा, इंडिविजुअल एटम्स के बॉन्ड अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर भी हम ये सवाल देख सकते हैं। हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ, BL बॉन्ड लेंथ के लिए है, इज फाउंड इन, मिसाल देख लें ज़रा, इजी मिसाल है और आइडिया हम एक क्लियर करना चाह रहे हैं। हर बारी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाकर हम सवाल लिखते हैं। अच्छा, तो अब की बारी हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? तो बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट उसकी होगी जिसके अंदर एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा। देखें जी, एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो बाकी तो सारे सिंगल बॉन्ड ही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कहीं नहीं है, तो ना एस कैरेक्टर ना पी कैरेक्टर, कोई भी चीज़ नहीं है। एटॉमिक साइज़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया। डाउन दी ग्रुप आप जानते हैं कि एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा है, तो फिर आयोडीन की बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी। एक और सवाल देखते हैं। अब हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं सवालात का, और सवाल ये है कि लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस इज फाउंड फॉर, किसका आयोनिक रेडियस सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा आयोनिक रेडियस यहाँ पर किस स्पीशी का है? O-2, F-1, चार्ली ऑप्शन N-3, डेल्टा ऑप्शन Cl-1। अच्छा, अब आपके पास 4 स्पीशीज़ हैं। जब तक आपको पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ आइडिया नहीं होगा तो सवाल का जवाब निकालना मुश्किल हो जाएगा। आल दो हम इनकी लोकेशंस पर जो डीमार्केशन है उसके हवाले से बात करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है, येट आपको फिर से इनको देखना चाहिए कि कौन से एटम जो हैं वो कौन सी पोजीशन पर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ये सेकेंड पीरियड में होता है, मेंशन कर लेते हैं सेकंड पीरियड। फ्लोरीन 9 ये सेकंड पीरियड में होता है। नाइट्रोजन 7 ये सेकंड पीरियड में होता है। क्लोरीन 17 ये थर्ड पीरियड में होता है। अच्छा, अब एक बात ज़रा समझ लें कि जो पीरियड का नंबर है ना पीरियोडिक टेबल में, वो नंबर ऑफ शेल्स को जाहिर करता है। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है, इसके पास 2 शेल हैं। फ्लोरीन सेकंड पीरियड में, इसमें 2 शेल हैं। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में है, इसके पास 2 शेल हैं, जबकि क्लोरीन के पास 3 शेल हैं। तो जिसके शेल 3 है ना जी, उसका साइज, शेल बढ़ने से साइज ने बढ़ना ही बढ़ना है, शेल बढ़ने से साइज ने बढ़ना ही बढ़ना है। कोई दुनिया की ताकत शेल बढ़ने के दौरान साइज के बढ़ने को नहीं रोक सकती। तो 2 शेल वाले के पास 1 नेगेटिव हो, 2 नेगेटिव हो, 3 नेगेटिव हो,
4 नेगेटिव साइन आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात समझाने के लिए ही मैंने यह सवाल लिखा है कि भाई अगर 2 शेल वाला है और 3 शेल वाला है, 3 शेल वाले पर नेगेटिव चार्ज है, तो 3 शेल वाला 1 नेगेटिव के साथ भी 2 शेल के 3 नेगेटिव से ज़्यादा बड़े साइज़ का होगा, हर हाल में बड़े साइज़ का होगा। ये बात जो ना आपने समझने की आपको ज़रूरत है। ये जो आइडिया मैंने यहाँ पर फ्लोट किया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो जब आपके पास डिफरेंट ग्रुप की स्पीशीज़ हों, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज़ हों, तब आपने क्या करना है, मैंने बता दिया कि आपने शेल देखने हैं, जिसके पास शेल ज़्यादा होंगे उसका साइज़ डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा, वो किसी सूरत भी कम नहीं हो सकता। ठीक हो गई जी बात। चलें, ये भी हमारा आइडिया क्लियर हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं और अब की बारी हम जो है आयोनिक रेडियस में कैटाइनिक रेडियस को डिस्कस करते हैं, एटॉमिक रेडियस के साथ मिला करके किसका साइज़ कैसा होगा। तो सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट रेडियस, सबसे ज़्यादा रेडियस जो है वो किसका है। ऑप्शंस हमें दिए जा रहे हैं सोडियम आयन, फ्लोराइड आयन, नियॉन एटम, मैग्नीशियम आयन। सही है जनाब। तो अब इनमें से सबसे बड़ा रेडियस किसका है। एक बात तो हमने यहाँ समझ ली कि एटॉमिक नंबर के बगैर हमारा काम नहीं चलता। 11, 9, 10, 12। अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हैं और आपको ये वाली चीज़ जो है एटॉमिक नंबर वाली है ये डिफ़िकल्ट लगती है, तो आप एक जनरल नो हाउ परसेप्शन आपके पास होनी चाहिए कि कौन हेलोजन है, कौन अल्कली मेटल है, कौन अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कौन नोबल गैस है। तो उससे भी उनकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल पता लग जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं सोडियम। 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके पास हैं 10 इलेक्ट्रॉन। समझने वाली बात है जी, 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं। इधर 9 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, 9 और 1 10 हो गए, तो इसके पास 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 9 प्रोटॉन हैं। इधर 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं, 10 ही प्रोटॉन हैं। इधर 10 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन 12 प्रोटॉन हैं। ठीक हो गई जी बात। अब आ जाती है बात ये कि ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस के लिए एक ट्रेंड है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस के लिए अलग ट्रेंड है। तो यहाँ पर कुछ कैटाइन है, कुछ एनाइन है, कुछ न्यूट्रल एटम है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला तो नहीं चलेगा। फार्मूला कौन सा चलेगा, जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला फार्मूला चलेगा। वो फार्मूला ये है कि हमें पूछा है सबसे बड़ा साइज़ किसका है। साइज़ जब बड़ा होता है इसका मतलब है न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी साइज़ छोटा होता जाएगा। देखें ज़रा बात को समझें कि भाई यहाँ पर 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। जब 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे साइज़ डेफिनेटली श्रिंक होगा। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है, साइज़ कम होगा। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अच्छी कोशिश है, काम बन सकता है, ये साइज़ कम हो सकता है। लेकिन 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज़रूरत से ज़्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर साइज़ सबसे ज़्यादा हो गया। ये देखें अब ज़रा किस तरीके से मैंने डाटा को प्रेजेंट किया है। पहले मैंने इस बात की दलील पेश की कि जनाब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए क्या हालात हैं और क्यों हैं, एटॉमिक रेडियस के लिए, आयनिक रेडियस के लिए, कैटाइनिक रेडियस के लिए, एनायनिक रेडियस के लिए जनरल आइडियाज़ क्या हैं। फिर मैंने उस बात को एलेबोरेट किया, एक्सटेंड किया अपने आइडिया को, इस बात को शामिल करने के लिए कि भाई अगर आप सिंपल चार्जेस देकर वो डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट पीरियड के एम एलिमेंट दे देता है, तो फिर आप क्या ये नेगेटिव चार्ज को देख के जज कर सकते हैं। हमने उसकी नफ़ी की और हमने कहा नहीं जी पीरियड देखना पड़ेगा, तो हमने पीरियड का कंसेप्ट क्लियर कर लिया। फिर हमने कहा कि अगर करीब करीब के एलिमेंट दे दे, कैटाइन भी दे दे, एनाइन भी दे दे, न्यूट्रल एटम भी दे दे, तो तब हम क्या करेंगे। तब हमने कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा है या फिर कहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है। इस बेस पर हम जज करेंगे कि कौन सी बात सही है। ठीक हो गई जी बात। अच्छा चलें फिर आगे की तरफ चलते हुए हम यहाँ पर एक क्रिस्टल बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं ये वाला।
जी। अल्फ़ा ऑप्शन बना रहे हैं, ये है आयोनिक रेडियस। बीटा ऑप्शन कोवलेंट रेडियस। चार्ली ऑप्शन एटॉमिक रेडियस। डेल्टा ऑप्शन फॉर्मूला यूनिट। ओके, तो यहां हमने बना लिया है सोडियम आयन, यहां बना लिया है क्लोराइड आयन। कुछ एरियाज हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक डिस्टेंस मैंने हाईलाइट कर दिया। डिस्टेंस हाईलाइट करने के बाद मैं इस एरिया को यहाँ से स्प्लिट कर रहा हूँ, सेंटर से स्प्लिट किया जा रहा है, सही है जनाब। इस एरिया को यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैं 1 कह रहा हूँ, ठीक है जनाब। कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से एक कोने से दिस वन, इस कोने से इस कोने तक ये वाला, इसे मैं 2 कह रहा हूँ, ठीक है जनाब। इस साइड से इस साइड तक इसे मैं 3 कह रहा हूँ, और इसी तरीके से इस साइड से इस साइड तक यहाँ तक इसे मैं 4 कह रहा हूँ। यहाँ पर 4 मैंने आपको निशान लगाकर दिखाए हैं, एक को मैंने 1 कह दिया है, एक को 2 कह दिया है, 3 और 4 होपफुली आप बिल्कुल क्लियर हैं इस बारे में कि ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक नापे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 ये रहा, पॉइंट 1 ये आपके सामने, ये सेंटर से क्लोराइड तक जा रहा है, उसके न्यूक्लियस तक। तो ये 1 जो है इसे क्या कहा जा सकता है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से? क्या 1 फार्मूला यूनिट है? फार्मूला यूनिट तो NaCl का NaCl ही होता है, लेकिन ये तो डिस्टेंस है, तो ये डेफिनेटली फार्मूला यूनिट तो नहीं है। क्या ये कोवलेंट रेडियस है? जी नहीं, ये तो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड का तो कोवलेंट रेडियस नहीं होता। क्या ये एटॉमिक रेडियस है? जी नहीं, यहाँ पर तो कोई एटम नहीं है, आयन है, तो आयनिक जो एटॉमिक रेडियस है वो तो नहीं हो सकता। अलबत्ता ये आयोनिक रेडियस कहला सकता है क्योंकि ये न्यूक्लियस और उसका जो वैलेंस सेल है उसके दरमियान का फासला है। तो अगर आप इन चारों में से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टिक करेंगे तो फिर आप इस फासले को आयोनिक रेडियस ही कह सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आयन, इसे क्या कहते हैं? आयोनिक रेडियस कहते हैं। ठीक हो गई जी बात। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। इस तरह के और भी सवाल आपको आ सकते हैं और फर्दर हम इस एरिया को एलेबोरेट करते रहेंगे आगे जाकर भी। फ़िलहाल अब हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ एनर्जीज़ की। आगे चलते हुए बात चल रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आयनाइजेशन एनर्जी की और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। इन तीनों को एक जगह इसलिए रखा है कि इन तीनों का ट्रेंड भी एक जैसा ही है, तो तीनों को हम इकट्ठा ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसको हम इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं कि एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है, उसको आपने हीट देनी है और उसका जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने उसे रिमूव करवा देना है। इस अमल के लिए जो एनर्जी आप देंगे उसे आप आयनाइजेशन एनर्जी कह देंगे। जैसा कि आप हमारी प्रेप बुक में भी देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन ही सबसे अथेंटिक डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की। इसके अलावा कोई और डेफिनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। जो एलिमेंट है वो भी गैस की फॉर्म में होना चाहिए, उससे बनने वाला आयन भी गैस की फॉर्म में होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक ही होती है, हीट हमेशा एब्जॉर्ब ही होती है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी जिसे इस तरह ज़ाहिर किया जाता है, अगर हम इस पर ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड्स क्योंकि सबके एक जैसे हैं तो मैं उन्हें एक ही बारी साइड पर लिख लेता हूं। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड ये इंक्रीज़ होती है। सेम ही ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, सेम ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए
और बॉन्ड एनर्जी के लिए भी यही ट्रेंड चलता है। इंडिविजुअल वेरिएशंस आएंगी, वो हर एक के साथ मैं मेंशन कर देता हूं। तो फिलहाल आयनाइजेशन एनर्जी के ये हालात हैं। आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इस पर बात की जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज़ पर। और आयनाइजेशन एनर्जी को अगर मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज़ के, यानी कि एटॉमिक रेडियस के। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। इसी तरीके से इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। शेल ज़्यादा होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है जनाब। और हम कह सकते हैं कि जितना शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। और अगर बात करें न्यूक्लियर अट्रैक्शन की, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन का डायरेक्ट रिलेशन हमें नज़र आता है, लेकिन सिर्फ पीरियड में, बिल्कुल पीरियड में ही बात होती है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के हवाले से जो न्यूक्लियर चार्ज हम उसे कह लेते हैं, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन ओनली इन पीरियड में जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गई जी बात। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए वैल्यूज़ की बात की जाए तो एक और फैक्टर भी इस पर असरअंदाज होता है, उसे नेचर ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं। और उसी वजह से कुछ एनोमलस बिहेवियर हमें नज़र आते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में हमें नज़र आता है कि जो सेकंड ए के एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ए वालों से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम की एलुमिनियम से ज़्यादा है। और इसकी वजह वो फैक्टर जिसका मैं जिक्र यहाँ कर रहा हूँ, नेचर ऑफ ऑर्बिटल S2 जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, जबकि S में से S2P1 में जो P का इलेक्ट्रॉन है, P का साइज़ क्योंकि बड़ा होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आसान है, और S का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसलिए सेकंड ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड से ज़्यादा होती है। बिल्कुल इसी बुनियाद पर इससे मिलता जुलता एक और असर हमें ये देखने को मिलता है कि जो फिफ्थ ए मेंबर हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सिक्स्थ ए मेंबर से ज़्यादा होती है। इसकी वजह हमें ये पता लगती है कि जो फिफ्थ ग्रुप के मेंबर हैं लाइक नाइट्रोजन, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। वजह यह है कि इसकी नेचर ऑफ ऑर्बिटल, उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं S कम्प्लीटली फिल्ड और P जो सबशेल है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। इसके मुकाबले में ऑक्सीजन के अंदर S2P4 है। P जो है P सबशेल अगर वो हाफ फिल्ड हो जाए, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये ऑक्सीजन इतना स्टेबल नहीं है, इसकी कन्फिग्रेशन ये एक इलेक्ट्रॉन देकर S2P3 बना दे तो वो ज़्यादा फ़ायदे में है इसके। इसलिए ये जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो हमें देखने को मिलता है। ये हो गई जी बात आयनाइजेशन एनर्जी की और उसके डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं जो उस पर असर डालते हैं। दो बातें हम यहाँ पर मज़ीद क्वेश्चंस की फॉर्म में देख लेते हैं और उससे हमें आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में फ़र्दर भी कुछ आइडियाज़ हो जाएंगे। पहली बात जो मैं पूछ रहा हूँ वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी। यहाँ पर चार हैं और उनमें से कौन सा मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये हमने देखना है। अल्फ़ा ऑप्शन हमें पता लगता है कि M से M+ बन रहा है। बीटा ऑप्शन है M+ से M+2 बन रहा है। चार्ली ऑप्शन M+2 से M+3 बन रहा है। डेल्टा ऑप्शन M+3 से M+4 बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। आइडिया हम ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में कौन सी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो याद रखना है आपने कि जैसे जैसे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पॉजिटिव आयन में न्यूक्लियर पुल ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिव आयन में न्यूक्लियर पुल ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिव आयन में न्यूक्लियर पुल ज़्यादा हो जाता है। सोडियम और मैग्नीशियम में देखें तो जब न्यूक्लियर पुल ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए जब आप
एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कम एनर्जी लगेगी, 2 के लिए ज़्यादा, 3 के लिए और ज़्यादा, 4 के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो 3 में से चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना, 3 इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना, ये सबसे मुश्किल होगा। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं और उससे फर्दर एक आइडिया जो है वो क्लियर करते हैं। सवाल ये है कि एन एलिमेंट विद वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी, एक एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी ही कम है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि वो क्या होगा? तो वो एलिमेंट होगा गैस, लिक्विड, मेटल, नॉन मेटल। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ एन इंडेक्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ एन इंडेक्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, उतना ही जो मेटालिक कैरेक्टर है वो कम होता है। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है वो अच्छी मेटल नहीं होती। तो हमें क्या पूछा गया है कि कम आयनाइजेशन एनर्जी वाला कौन होगा? हम टिक कर देंगे फ़ौरन से कि जो मेटल है वो कम आयनाइजेशन एनर्जी वाली होगी। सही है जनाब। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी। ठीक है, ये भी बात समझने वाली है, साथ ही इस पर बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी से हमें वैलेंसी भी पता लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 738 है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 1450 है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी 7740 है। आप देख सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 और 3 है इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। फर्स्ट और सेकंड में इतना गैप नहीं है, 2 और 3 में बहुत ज़्यादा गैप है। जब आपको आयनाइजेशन एनर्जी में एक सडन जंप नज़र आएगा तो वो जंप जो है ना एटम नहीं ले सकता, और इसी वजह से फिर वो उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन जितने निकले हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और उसकी वैलेंसी भी इतनी ही रह जाती है फिर। ठीक है जी, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी? 2 हो जाएगी। इसी तरीके से जो सोडियम है उसकी पहले इलेक्ट्रॉन के बाद बड़ी जंप आती है। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 होती है। तो इससे हम वैलेंसी भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बताना मैं ये चाह रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। ट्रेंड हमने पहले से उसका जिक्र कर लिया है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस सेल में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, और इस अमल के दौरान जो एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई है, और यूजुअली पहली जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हमेशा इवॉल्व ही होती है। तो जो एनर्जी इवॉल्व हुई है उसे आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। कई दफ़ा देखा यह गया है कि अगर आप एक आइसोलेटेड गैसियस जो एटम है जिसे एक इलेक्ट्रॉन दिया था, अगर आप उसे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो फिर जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से रिपेल होता है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में उसे जो इलेक्ट्रॉन को फर्दर रिपल्शन के बावजूद एंटर करने में आपको एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। ऑक्सीजन की मिसाल हम यहाँ पे जानते हैं। तो ये हो गई जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिपेंड करती है काफ़ी हद तक उन्हीं फैक्टर्स पर जिन पर डिपेंड कर रही थी आयोनाइजेशन एनर्जी। सही है जनाब। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के तरीके से ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो एटॉमिक रेडियस है उसके बढ़ने से अगर बात की जाए तो एटॉमिक रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ऐसे लिख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, शेल्स के साथ इन्वर्स रिलेशन है, शील्डिंग इफेक्ट के साथ इन्वर्स रिलेशन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, और न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल वही वाली बात है जो कि पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है जनाब। और एक और चीज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इन्वर्स रिलेशन है, ये बड़ी नई बात आ गई, और वो है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इन्वर्स रिलेशन है। इसका क्या मतलब है, इस बात को समझने के लिए क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को देखकर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बात क्या पूछी जा रही है। जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी ना, उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी है, ये याद रखना है आपने। तो सवाल हम यहाँ पर ये पोज कर रहे हैं आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ऑप्शन दिए जा रहे हैं बेरिलियम, कार्बन, बेरिलियम की जगह ना अच्छा है कि आप बोरॉन कर लें, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है? सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी? क्योंकि हमें ये अंदाज़ा है, पहले तो हमें इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि भाई लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ करती है, तो हमारे माइंड में आता है कि बोरॉन सबसे लेफ़्ट पर है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो लेफ़्ट टू राइट जो है इन पीरियड अगर आप चलें तो फिर तो जनाब एटॉमिक साइज़ कम होता है, एटॉमिक साइज़ कम होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़नी चाहिए, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, असल में होता ये है कि भाई यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, जैसा कि मैंने पहले लिखा था कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से जहाँ वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश नहीं करता, हाई आयनाइजेशन एनर्जी कर लेता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश भी नहीं करता और उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो भी कम हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। तो यहाँ पर एनोमलस बिहेवियर हमें देखने को मिलता है कि भाई जो 2 वाले हैं, 2 के साथ भी ये है बेरिलियम, मैंने इसलिए वो मिसाल चेंज की कि भाई जो 2A वाले हैं और जो 5A वाले हैं और जो 8A वाले हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एबनॉर्मली लो होती है। ये एक जो है ना जस्टिफाइड फैक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में आपने ये बातें याद रख लेनी है। एक और एनोमलस बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, वो ये कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम है। इसकी वजह नोट कर लें कि फ्लोरीन में जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है, चार्ज ना बड़ी कम जगह पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बड़ी ज़्यादा रिपल्शन, जब आप फ्लोरीन में ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं ना, फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड, तो यहाँ पे बड़ी ज़्यादा रिपल्शन, आपको इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बड़ी रिपल्शन का सामना है और इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो गई है, कम होकर वो रह गई है 328, जबकि क्लोरीन की है 349। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं कुछ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका ट्रेंड जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असल में इस तरह काम करती है कि एक एटम है A और दूसरा एटम है B, A की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है और B की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है। अब इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर एक शेयर हो गया कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, तो दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत अलग अलग है। तो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप देख सकते हैं कि B की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ज़्यादा देर तक रख सकता है और इस वजह से ज़्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन जब B पर गुजारते हैं, इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, A पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इंड्यूस हुई है, ये हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसे आप कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एक बात और याद रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट जो है वो हमें नहीं मिलता, इसके ना 9 यूनिट्स वाली बात है, इसके कोई यूनिट्स हमें नहीं मिलते। यूनिट्स नहीं है क्योंकि सिंपल ये एक रेशो के तरीके से निकाला जाता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, इससे भी हमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं।
पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि अगर कभी दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से 0.4 का हो तो आप कहते हैं कि उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से 1.7 का हो तो आप कहते हैं कि उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा इम्कान है, 100% नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्कान है कि यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें जो नेचर ऑफ बॉन्ड है उसको डिटरमिन करने में मदद दे सकती है। एक मिसाल देखते हैं यहाँ पर। तो पास पेपर से एक सवाल है। सवाल ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज़ 1.9। सही है जनाब। द नेचर ऑफ दिस बॉन्ड विल बी। इस बॉन्ड की नेचर जो है वो क्या होगी आपके ख्याल में? तो यहाँ ऑप्शंस हैं। नॉन पोलर ऑप्शन जो है वो एग्जैक्ट पास पेपर वाले नहीं हम लगते, कई दफ़ा चेंज हो जाते हैं, लेकिन आइडिया समझना ज़रूरी रहता है। पोलर बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो देखकर ना ऐसे लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 का है जो कि 1.7 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर बॉन्ड आयोनिक होगा, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जब आप देखते हैं तो ये बॉन्ड निकलता है पोलर। ये सवाल पूछने का मकसद हमारा ये रहता है कि बताया जाए कि 100% जो है ना वो आप श्योर नहीं होते केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो ज़्यादा है लेकिन बॉन्ड आयोनिक नहीं है। तो जो बॉन्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो यूजुअली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि अगर मेटल नॉन मेटल से मिली हो तो फिर ये बात सही होती है कि उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक है। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल हैं। इसी तरीके से सेम इज़ द केस विद सिलिकॉन फ्लोरीन। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है लेकिन ये बॉन्ड भी आयनिक नहीं होता। सही है जी। तो शर्त है कि अच्छी एक मेटल, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो अगर नॉन मेटल से मिलेगी तो फिर यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होने पर। ये बात हो गई जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आगे चल पड़ते हैं, आखिरी बात आज की कर रहे हैं और वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जो है इसे आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर डिस्कस करें तो ये ऐसे कहा जा सकता है कि एनर्जी टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स। 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए है वो एक स्पीशी है उसके अंदर 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए, या 1 मोल स्पीशी में जितने भी बॉन्ड है वो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए आप उसे बॉन्ड एनर्जी कह देते हैं। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, जो बॉन्ड एनर्जी है इसका यूनिट हमें डेफिनेटली फिर किलो जूल पर मोल में मिलेगा। बॉन्ड एनर्जी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है, फर्दर भी हो सकते हैं लेकिन हम फ़िलहाल 3 की ही बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है, सबसे पहले इन्वर्सली रिलेटेड है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ जो है जितनी कम होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से ये एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड कर सकती है, बल्कि अब थोड़ा सा वक्त हम अलग निकाल कर जब लिख रहे हैं तो ज़्यादा ही लिख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस जब कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से जो एस कैरेक्टर है उससे भी असर डलता है। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। पी कैरेक्टर जितना कम होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को कि जितना
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिनसे आप बॉन्ड एनर्जी के बारे में मालूमात जो हैं वो निकाल सकते हैं, और इन सब में से किसी के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं जो बॉन्ड एनर्जी पर जो फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं उनको सम अप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम ये लिख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। सही है जनाब। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास आ गए HF, HCl, HBr, HI। तो कौन से फैक्टर्स यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहे हैं? एक तो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जिसकी कम होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसका ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। दोनों ही फैक्टर्स ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा है और उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम है क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, बाकी सबका साइज़ बड़ा होता है। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, यहाँ पर ना एक अहम इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर लूँ कि लोग ना इस इन्फॉर्मेशन को पास पेपर में या मुख्तलिफ दूसरी जो किताबें हैं उनमें ना वो पुराना ही एक कंसेप्ट लिखा हुआ है। वो कंसेप्ट क्या है? उनके मुताबिक जो क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी है वो ब्रोमीन बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा है, वो फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा है, और वो आयोडीन बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा है। ऐसा कोई एक ना उन्होंने आइडिया लिखा हुआ है, और वो आइडिया जो है ना वो फ़िलहाल हमारे उस तरह काम नहीं आता क्योंकि ये जब हैलोजेंस का टॉपिक शामिल होता था जो UHS का या PMC का सिलेबस था उसमें, तब ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तब हैलोजेंस की जो बॉन्ड एनर्जी है इसका आइडिया पेपर में पूछा जाता था। अब ये वाला जो हैलोजेंस की बॉन्ड एनर्जी है ये माइनस हो गई है, तो आपने ये नहीं डाउटफुल होना कि जब जिस तरह CL की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है इस तरह HCl की बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ऐसा कुछ नहीं है जनाब। तो जो H और फ्लोरीन है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा ही होगी और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, एक और आसान सवाल देख लेते हैं। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का ही हम रिलेशन जो है ना एक और तरह से देख लेते हैं। अब की बारी कोई और फैक्टर हैं जो असर डाल रहे होंगे जिनकी हमने बात कर ली है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी, इनकी बात हो गई। अब कोई और फैक्टर देखते हैं। तो हम यहाँ ऑप्शन बना लेते हैं कि हमारे पास मौजूद है ऑक्सीजन बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड, चार्ली ऑप्शन है। हमारे पास मौजूद है कार्बन बॉन्ड, और हमारे पास मौजूद है कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन बॉन्ड। अच्छा, अब हमारे पास 4 बॉन्ड हैं और उनमें से किसी एक के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इन सब की पोजीशन स्पेसिफाई कर देता हूँ पीरियोडिक टेबल में। कार्बन, सिलिकॉन, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फ़र। ठीक है जनाब। अब फैक्टर क्या काम कर रहा है? हम कहते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक रेडियस कम होता है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लेफ़्ट टू राइट जो है इंक्रीज़ होना चाहिए और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होना चाहिए। तो फिर सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? ऑक्सीजन की हो गई। अच्छा, सवाल जो हम पूछना चाह रहे थे ये तो ऐसी एक और इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। सवाल ये चल रहा था कि अब यहाँ पर जो मिनिमम बॉन्ड एनर्जी है वो कौन शो करेगा? हमारे पास बॉन्ड हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? तो अब यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है S कैरेक्टर या P कैरेक्टर कह सकते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा ही होनी है। तो ये तो ज़्यादा वाला है, इसकी कम नहीं हो सकती। इधर है 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड। तो यहाँ पर S कैरेक्टर की बात की जाए तो S कैरेक्टर इधर कितना है जी? S कैरेक्टर 25%। सही है जनाब। इधर 33%, इधर 50%। तो S कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ ही होगी। तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ कम, यहाँ और कम। सिंपल कहा जाए तो बॉन्ड एनर्जी नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स पर भी डिपेंड करती है। जितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी।
ठीक हो गई जी बात। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन और इसके साथ ही आज का हमारा डाटा जो है वो मुकम्मल होता है। हमने बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पोलैरिटी की भी बात कर ली है और नेक्स्ट टाइम फर्दर जब हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ से आगे चलेंगे तो कुछ और बातें देखेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, तब तक थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।